नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की यानी कि पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें। हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर। भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में क्या स्थिति है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। साथ ही बात करेंगे कि लॉकडाउन में परीक्षाओं को लेकर छूट दे दी गई है, यानी 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर आज फिर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही घरेलू हवाई उड़ानों पर भी हवाई सेवा पर भी आज एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर आई है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा ट्वीट किया है, बड़ी जानकारी दी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बात करेंगे साइक्लोन अम्फान के बारे में। सुपर साइक्लोन है, आज ये भारतीय तट से टकरा गया। लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो 4 घंटों तक चलेगी, यानी कि 6:30 या 7 बजे तक लैंडफॉल की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किस तरह के हालात हैं, अभी जो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईएमडी ने, एनडीएमए ने, एनडीआरएफ ने, उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई ये मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करेंगे साइक्लोन अम्फान के बारे में। सन 1999 के बाद भारत में ये एक सुपर साइक्लोन है जो इतने सालों के बाद आया है और आज ये पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के तट से टकरा गया। पश्चिम बंगाल के दीघा और ओडिशा के पारादीप पर आज सुबह से ही बहुत भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। आज 2:30 बजे साइक्लोन अम्फान के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई है और ये 4 घंटों तक जारी रहेगी। 3:30 बजे के आसपास ये साइक्लोन पारादीप, केंद्रपाड़ा, धामरा और बालासोर, ये सारे ओडिशा के तटीय इलाके हैं। 3:30 बजे के करीब अम्फान ने इन इलाकों को पार किया था और 4:30 बजे का जो बुलेटिन आया था उसमें ये कहा गया कि चक्रवाती तूफान अम्फान सुंदरबन से लगते पश्चिम बंगाल के दीघा और हटिया जो द्वीप हैं उनको पार कर रहा है। ये आज शाम तक इसके कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है और कोलकाता जब ये पहुंचेगा तब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 110 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही कोलकाता के जो निचले इलाके हैं, क्योंकि भारी बारिश होगी उस दौरान जब ये कोलकाता को छूते हुए गुजरेगा साइक्लोन अम्फान, तो भारी जो बारिश होगी उसके साथ ही जो निचले इलाके हैं कोलकाता में वहां पर पानी भरने की आशंका है, यानी बाढ़ की चेतावनी कोलकाता में जारी की गई है आईएमडी की तरफ से। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि 4 से 6 मीटर ऊंची तूफानी या ज्वार भाटा की जो लहरें हैं वो उठ सकती हैं। आपको बता दें कि चक्रवात की चपेट में आने से पहले ही ओडिशा ने 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, उनको इवैक्यूएट कर दिया है और ओडिशा में 2921 राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर इन लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल से 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो तकरीबन 5 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। एनडीआरएफ की 53 टीमें दोनों राज्यों में उनको तैनात किया गया है और स्टैंड बाई पर है। नौसेना को भी अलर्ट किया गया है, वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। ओडिशा में आज तेज हवाओं के चलते हमने देखा कि भारी बारिश हो रही है और तेज हवाओं के चलते पेड़ जो हैं वो उखड़ गए, कच्चे मकान गिर गए। ओडिशा के भद्रक और बालासोर में 2 से 3 घंटे तक नुकसान होगा, ये आईएमडी का अनुमान है। इसके बाद ओडिशा में कोई हानि नहीं होगी, यानी कि जो शुरुआती 2 से 3 घंटे हैं उसी में ओडिशा को नुकसान हो सकता है भद्रक और बालासोर में। उसके बाद ओडिशा में कोई नुकसान नहीं होगा। शाम तक बालासोर और भद्रक में जो हवा की गति है, हवा की रफ्तार जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगी। ओडिशा के पारादीप में आज जो हवा की गति है वो 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई। भद्रक में आज एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, हालांकि अभी जांच चल रही है क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये तूफान के चलते हुई है, तो अभी जांच चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि उस व्यक्ति की मौत की असली वजह क्या है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जैसे कि मैंने बताया कि कोलकाता में बाढ़ की चेतावनी दी गई है, क्योंकि जब वो कोलकाता से गुजरेगा साइक्लोन अम्फान तो उस वक्त कोलकाता के जो निचले इलाके हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है और पानी भर सकता है। साथ ही कोलकाता के बाद हुगली, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि तूफान कल सुबह बांग्लादेश पहुंचेगा और तब तक इसका विंड इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि जो तेज हवाओं से जो रफ्तार चल रही है, हवाओं से जो तबाही मच रही है, उतना नुकसान नहीं होगा। सिर्फ जो रेनफॉल इम्पैक्ट है, यानी कि भारी बारिश
हो सकती है माफ कीजिएगा बांग्लादेश में, तो सिर्फ रेनफॉल इंपैक्ट रहेगा। विंड इंपैक्ट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम में कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बारिश होगी। हालांकि लगातार पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, ओडिशा के भी 12 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओडिशा से ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल को होगा। कल ही आईएमडी ने कहा था कि पिछले साल यानी कि नवंबर 2019 में जब बुलबुल तूफान आया था पश्चिम बंगाल में, उससे कहीं ज्यादा नुकसान साइक्लोन अम्फान के चलते होगा और बांग्लादेश में कल भारी बारिश हो सकती है क्योंकि ये एक सुपर साइक्लोन है। तो ये आज इसकी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो दोपहर 2:30 बजे शुरू हो गई है और 4 घंटे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कोलकाता से आज शाम को ये तूफान गुजरेगा और वहां पर भारी नुकसान की आशंका जताई गई है, यानी कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पश्चिम बंगाल को होगा। साथ ही 3 राज्यों की मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी कि माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में बाढ़ की चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि वहां पर भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर आ सकती हैं। तो बाढ़ की चेतावनी इन 3 राज्यों के 26 जिलों में दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को होगा तो वो है पश्चिम बंगाल। अब तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा से तकरीबन 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकाल लिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आज गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी किया है, गाइडलाइंस जारी की हैं 10वीं और 12वीं परीक्षाएं जो है बोर्ड की उनको लेकर। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो मैंने आपको खबर शुरुआत में ही बताया कि 25 मई से देश में जो घरेलू उड़ानें हैं वो शुरू हो जाएंगी, उनका संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही ट्रेनों के संचालन को लेकर भी आज रेल मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी। तो ये तीनों खबरें मैंने ली हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी राज्यों की शिक्षा बोर्ड यानी कि जो स्टेट बोर्ड हैं उनको कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया गया है। अमित शाह ने ट्विटर पर गृह सचिव अजय भल्ला का जो ऑर्डर है उसको उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें कहा गया है कि परीक्षा लॉकडाउन में, क्योंकि 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू है, 57 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेज खुलने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन परीक्षाएं लंबित पड़ी हैं और इसके चलते गृह मंत्रालय ने अभी फैसला लिया है कि लॉकडाउन में परीक्षाओं को छूट दी जाएगी। तो इसमें ये जो आज ऑर्डर जारी किया गया है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसमें कहा गया है कि जो शिक्षक हैं, कर्मचारी और छात्र जिनको परीक्षा देनी है वो सब, उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। छात्रों को कपड़े या मास्क से अपना मुंह को कवर करना होगा। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। वो एक पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर लेकर भी जा सकते हैं परीक्षा केंद्रों पर। साथ ही उन्हें फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना होगा और छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी परीक्षा केंद्रों में एंट्री से पहले और टेम्परेचर उनका चेक किया जाएगा। अगर लगता है कि कोई छात्र बीमार है या उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ऐसे छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये जो लेटर लिखा है ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखा गया और इसमें कहा गया है कि अगर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए विशेष बसें चलाने की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकारें ये जरूर करें ताकि छात्रों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो और वो सही सलामत समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंच जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूलों में स्वच्छता का जो प्रोटोकॉल है उसको सुनिश्चित करने की सलाह दी है ताकि छात्रों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाया जा सके। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि सीबीएसई की स्थगित बोर्ड परीक्षाएं अब उन स्कूलों में ही आयोजित कराई जाएंगी जहां पर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पहले होता था कि दूसरे स्कूल में सेंटर आता था, लेकिन अब ये कहा गया है कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उनका सेंटर आएगा ताकि उनको आवाजाही में दिक्कत ना हो और उनको ज्यादा यात्रा ना करनी पड़े। उनको केंद्र तक जो उनका परीक्षा सेंटर होगा, परीक्षा केंद्र होगा, वहां पर उनको पहुंचने में ज्यादा तकलीफ ना हो। आपको बता दें कोरोना वायरस प्रकोप से लड़ने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सीबीएसई 2020 परीक्षा को मार्च के अंत में ही स्थगित कर दिया गया था। अब केवल 29 मुख्य विषयों की बोर्ड परीक्षाएं, ऐसा गाइडलाइंस जो जारी की गई थी सीबीएसई की तरफ से कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में बोर्ड परीक्षाएं होंगी और सबसे पहले होम साइंस का पेपर होगा। 10वीं के लिए पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगों के कारण जो स्थगित हो गई थी परीक्षाएं वो होंगी और जुलाई के अंत तक बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। ये खुद मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसकी जानकारी दी है।
आप सबको पता है कि 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है और फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। शिक्षण संस्थानों को पूरी तरीके से बंद रखा गया है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन लगातार कई राज्यों की तरफ से ये मांग उठ रही थी क्योंकि आईआईटी जेईई का एंट्रेंस भी है और बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं, तो इसलिए ये बार बार लगातार मांग उठाई गई थी कि जो परीक्षाएं लंबित पड़ी हैं उनको दिया जाए। तो फिर इसके बाद आज गृह मंत्रालय ने ये जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देश में 25 मई से घरेलू सिविल एविएशन ऑपरेशंस को शुरू किया जाएगा। इसके लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो जारी किया जाएगा, यानी कि 25 मई से देश में जो घरेलू उड़ानें हैं उनका संचालन किया जा सकेगा, उनको शुरू किया जा सकेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीकों से। और साथ ही इसके लिए एयरपोर्ट्स और जो विमानन कंपनियां हैं उनको तैयार रहने को कहा गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने आज बताया कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं उनके अलावा 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन ट्रेनों की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन ही होगी और ज्यादा जानकारी जो है वो रेल मंत्रालय धीरे धीरे करके इसके बारे में आगे बताएगा। तो फिलहाल आज ये 3 बड़े फैसले आए, जहां ट्रेनों की हमने बात की कि 200 से ज्यादा नॉन एसी ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा 1 जून से। इसके अलावा 25 मई से घरेलू जो उड़ानें हैं, जो हवाई सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और साथ ही 10वीं और 12वीं परीक्षा बोर्ड की जो लंबित परीक्षाएं हैं उनके लिए लॉकडाउन में अब छूट दे दी गई है। तो ये आज 3 बड़े फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए। अब बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के संकट के बारे में। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है और लगातार पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच में तनातनी जारी है। तो वो लगातार आज भी जारी रही और आज दोपहर आखिरकार प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को एक बार फिर अपील की, एक बार फिर उनसे अनुमति लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी बसें यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं, आप राजनीतिक दांवपेच में ना उलझकर लोगों की मदद में बाधा ना पहुंचाएं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 900 बसें, जिनमें से 500 राजस्थान यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं और बाकी गाजियाबाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं, ये हमने कल खड़ी की थी और हम इन बसों की नई सूची भी देने के लिए तैयार हैं। तो जितना जल्दी हो सके इन बसों को चलाया जाए और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि अगर आप इन बसों के ऊपर बीजेपी का झंडा लगाना चाहते हैं, स्टिकर लगाना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं, दावा करना चाहते हैं कि देखिए हमने बसें चलाई हैं, तो वो भी योगी आदित्यनाथ सरकार कर सकती है, लेकिन इन बसों को चलाना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच सके। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, एक तरह से फिर से उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील की कि जो बसें खड़ी हैं, चाहे वो राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर हों या दिल्ली गाजियाबाद यूपी के बॉर्डर पर हों, उनका संचालन शुरू किया जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को 1000 बसें उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र लिखा था, अनुमति मांगी थी कि बसें चलाई जाएं, लेकिन पहले राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। सोमवार को जो उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है उसने कांग्रेस नेता से 1000 बसों की सूची मांगी थी, जिसमें चलाने वाले का नाम और भी जो जानकारियां हैं, लाइसेंस वगैरह, इन सब की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने बसों की डिटेल सरकार को ईमेल से भेज दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन बसों को लखनऊ भेजने को कहा था ताकि उनके फिटनेस की जांच हो सके। और इसे लेकर दोनों के बीच में एक भिड़ंत देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की इस मांग को बेतुका बताया, समय और धन की बर्बादी बताया। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय खाली बसों को नोएडा या लखनऊ भेजना समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि जो लिस्ट सौंपी गई है बसों की, उनमें से कुछ जो हैं वाहनों के नंबर 2 पहिया, तिपहिया वाहनों और कारों के तौर पर दर्ज किए गए हैं, यानी कि 1000 बसें नहीं, 1000 बसें नहीं हैं। इनमें से कुछ 2 पहिया वाहन है, कुछ तिपहिया वाहन है और कुछ कारों के तौर पर इनका नंबर दर्ज है। इसके बाद राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में प्रियंका गांधी वाड्रा के जो निजी सचिव हैं संदीप सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू और अन्य लोगों के खिलाफ मंगलवार को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार
उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा और जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसके बीच में लगातार तनातनी जारी है। लगातार राजनीति जो है वो गर्मा रही है, लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान सिर्फ एक ही वर्ग को हो रहा है और वो है मजदूर वर्ग। प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के 57 दिनों के बाद भी सड़क पर पैदल चलने को मजबूर हैं। उनके लिए बसें चलाने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि केंद्र सरकार का यह दावा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से हमने 7 लाख मजदूरों को उनके गृह राज्य उनके घर भिजवा दिया है, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि 57 दिनों के बाद भी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मजदूर जो हैं वो पैदल पलायन कर रहे हैं। और खासकर हमने देखा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर काफी मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उन बसेस को अपने यहाँ एंट्री नहीं लेने दे रही है और जो मजदूर बिहार और झारखंड के हैं उन्हें भी उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं लेने दे रही है। तो इसके चलते प्रवासी मजदूरों का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले जो भी लोग इस लाइव में जुड़े हैं इस लाइव को शेयर जरूर करें। कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में बात करते हैं। भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अगर दुनिया के मुकाबले भारत को देखें तो स्थिति काफी हालात में है, लेकिन इसके बावजूद 57 दिनों के बाद भी कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो 1,06,000 को आज पार कर गए। आज सुबह 9 बजे तक भारत में 1,06,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में एक दिन के सबसे ज्यादा यानी कि रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए और 5,611 नए कोरोना वायरस मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए और ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं एक दिन के। देश में अब तक 3,303 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। 61,149 एक्टिव मामले हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 42,298 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब भी हुए हैं, यानी कि 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में जो रिकवरी रेट है वो 39% है और 40% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में 37,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 37,136 मामले सामने आए हैं और 1,325 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां से भी 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जहां से पूरे देश के कुल कोरोना वायरस मरीजों की लगभग 35% मामले जो हैं वो अकेले महाराष्ट्र से आए हैं। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये भी है कि अब तक वहां 1,388 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। 12 पुलिस जवानों की अब तक वहां कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है, आपने देखा होगा कि कई दिनों से गुजरात जो था वो दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु में 12,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तमिलनाडु में 12,448 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी कम है। अभी तक तमिलनाडु में 84 लोगों की मौत हुई है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी 12,000 का आंकड़ा पार हो चुका है और गुजरात में 12,140 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और मरने वालों की तादाद 719 हो गई है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में 11,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 534 नए मामले सामने आए और 11,088 कुल मामले हैं। राजधानी दिल्ली में 176 लोगों की अब तक मौत हुई है। राजस्थान की अगर बात करें तो आज दोपहर 2 बजे तक 107 नए मामले दर्ज किए गए, जो कुल संख्या है वो 5,952 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 143 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में 5,000 के करीब मामले हो गए हैं। 4,946 कोरोना वायरस मरीज अब तक उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। बिहार में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिहार में 1,579 कुल कोरोना मरीजों जो उनकी संख्या हो गई है 1,579 और साथ ही 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक पूरे देश में 25,36,156 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, यानी कि 25,36,156 नमूनों की जांच की गई है कोरोना के लिए। तो ये जो लगातार सैंपलिंग को लेकर सवाल उठता है, तो अब तक 25 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना के मामले 49 लाख को पार कर गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक
49,15,000 लोग अब तक पूरी दुनिया भर में कोरोना से पीड़ित हैं और मरने वालों की तादाद 3,23,000 को पार कर गई है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। 15,28,000 मामले वहां से अब तक सामने आ चुके हैं और 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद अगर मौत का आंकड़ा देखें तो ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन में 35,442 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते और 2.5 लाख लोग पीड़ित है। लेकिन जो दो देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं अमेरिका के बाद और जहां पर अब नंबर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वहां जैसा कि मैंने खुद बताया कि रूस में 2 मई के बाद से लगातार हर रोज 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 8,000 मामले सामने आए। इसको एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है कि 2 मई के बाद पहली बार कोई दिन ऐसा आया रूस में जब 10,000 मामले सामने नहीं आए। लेकिन रूस में कोरोना वायरस जो संक्रमण के मामले हैं वो 3,08,000 को पार कर गए हैं। ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है और ब्राजील में बीते 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए और ब्राजील में अब तक जो कुल आंकड़े हैं, कुल संक्रमित लोगों की संख्या है वो 2,71,000 को पार कर गई है और कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी 17,000 को पार कर गई है। अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 45,898 कुल संक्रमितों का आंकड़ा है और मरने वालों की तादाद 985 पर पहुंच गई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में जो हालात हैं कोरोना के चलते वो फिर भी बाकी देशों के मुकाबले काफी नियंत्रण में है। भारत देशों की अगर सूची अगर हम देखें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत 11वें नंबर पर आता है और भारत की रिकवरी रेट जो है वो कई विकसित देश, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, उनसे बहुत आगे है। अमेरिका और ब्रिटेन में जो रिकवरी रेट है वो 24% के आसपास है, लेकिन भारत में 39% रिकवरी रेट है। तो ये एक बड़ी बात है और साथ ही संक्रमण की जो दर है वो भी भारत में बहुत कम है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में हालात अभी नियंत्रण में ही लग रहे हैं, उतनी बुरी स्थिति अभी कोरोना के चलते नहीं आई है। तो ये थे आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साइक्लोन अम्फान का जो लैंडफॉल है, लैंडफॉल प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। 2:30 बजे आज वो भारतीय तट से टकराया था। 4 घंटे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आज शाम को ये कोलकाता पहुंचेगा और उस दौरान 110 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां हवाई चलेंगी और भारी बारिश होगी, जिसके चलते कोलकाता में बाढ़ भी आ सकती है। ओडिशा में ज्यादा तबाही नहीं मचेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एनडीआरएफ की 53 टीमें दोनों राज्यों में इस वक्त मौजूद हैं। नौसेना, वायुसेना, सबको अलर्ट पर रखा गया है। और साथ ही तो ये सुपर साइक्लोन है अम्फान, तो आज इसकी जो लैंडफॉल प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कल ये सुबह बांग्लादेश पहुंचेगा और बांग्लादेश में भारी बारिश होने की आशंका है। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं जो बाकी रह गई हैं, लंबित परीक्षाएं, उनके लिए अब लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। साथ ही 25 मई से देश में जो घरेलू उड़ानें हैं उनको शुरू किया जाएगा, घरेलू हवाई सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। और साथ ही प्रवासी मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो श्रमिक कामगार हैं प्रवासी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये थे आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। और जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव को शेयर जरूर करें और साथ ही 1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको ईशाबिल हिंदी को भेजना है। उस वीडियो में आपको बताना है कि आप लॉकडाउन के दौरान अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9003074655, 9003074655। ये ईशाबिल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।